हेलो, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की क्लास। पहला चैप्टर मैं पहले ही आपको करवा चुकी हूँ, आप उसको पहले देख लेना। उसमें हमने हमारे सोलर सिस्टम यानी ग्रह उपग्रहों, पृथ्वी की स्थिति, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। और दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला चैप्टर एक बार आप उसे देख लेना, फिर आपको आगे की बातें समझ में आ जाएंगी। हमारा चैप्टर है आज अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ग्लोब, इन सब के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर कैसी है, थोड़ी चपटी हुई है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? आप अपने मन में सोचिए कि पृथ्वी कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ये रहा ग्लोब, आप इसे देखिए। हमारी पृथ्वी एकदम ग्लोब के जैसी ही दिखती है। ग्लोब पृथ्वी का ही लघु रूप है, वास्तविक रूप है। लघु एवं वास्तविक एकदम रियल, जैसे पृथ्वी एकदम ऐसी दिखती है। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी होते हैं जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, यानी जैसे किसी म्यूजियम वगैरह में रखे होते हैं। और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी होते हैं। एक सेकेंड, हाँ, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी हो सकते हैं और गुब्बारे जैसे भी हो सकते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, यानी वो घूमते रहते हैं। उन्हें उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमते हैं। ग्लोब को हम घुमा सकते हैं। ग्लोब प्रदेशों, महादेशों तथा सागरों को उनके सही आकार में दर्शाया जाता है। ग्लोब पर क्या दर्शाया है? महादेशों और देशों और महाद्वीपों, महासागरों, इन सब के बारे में ग्लोब पर दर्शाया है। जैसे ये ग्रीन कलर के हैं, इन सब ये देशों के बारे में दर्शाए हैं, और ये फिर जैसे महासागरों, नीले रंग में महासागरों को दर्शाया गया है पानी की जगह पर। वैसे ही पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन हो जाता है। जैसे ग्लोब के ऊपर हम किसी भी निश्चित जगह को ढूंढेंगे तो आसानी से हमें नहीं मिलेगी बिंदु जैसी जगह। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? कैसे हम किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं ग्लोब पर? इसके लिए हमें कुछ बिंदु अथवा अर्थात रेखाओं के संदर्भ में कुछ आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि सुई जो है, ग्लोब एक सुई है ग्लोब के अंदर झुकी हुई। देखिए, एक सेकेंड, आप ग्लोब को देखिए ध्यान से, क्या दिखा है। ये जो है सुई ग्लोब के अंदर घुसी हुई है और एक नीचे की तरफ है एक, और ये ऐसे है सुई की तरफ। आगे देखिए क्या बताया है। एक सुई झुकी हुई है अवस्था में स्थित होती है, जिसको क्या कहते हैं हम? अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, यानी इस तरह से ग्लोब है, एक इधर से और एक इधर से। इन दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। यानी जो हमारी पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी किस तरफ से किस रोटेशन में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसलिए ग्लोब को भी उसी दिशा में घुमाया जा सकता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। किस प्रकार का अंतर है? पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यानी जो जैसे हम ग्लोब को रखने के लिए और घुमाने के लिए यहाँ पर सुई का यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी के ऊपर कोई सुई नहीं होती। वो अपनी ही धुरी पर ऐसे जो है घूमती रहती है, अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब के ऊपर दो भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा है ग्लोब के ऊपर, आगे इसके बारे में जानेंगे। ये रहा हमारा ग्लोब और काल्पनिक रेखा, ये रही डॉट डॉट काल्पनिक रेखा। इसको क्या नाम से जानते हैं? विषुवत वृत्त। इसे काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं।
पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में वाले आधे भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। एक सेकंड आप इससे समझिए, ये है विषुवत वृत्त और ये है उत्तरी भाग, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इससे नीचे के जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, इस तरफ भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों तक क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त के तरफ जो ये समांतर रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, यानी अंश यानी डिग्री में मापा जाता है। कितने डिग्री अक्षांश, कितने डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी 0 डिग्री पर है विषुवत वृत्त। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है, यानी जो है 1/4 ऐसे चारों ओर के 1/4 भाग है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री, यानी इसका पूरा एक चक्कर कितना होगा? 360 डिग्री। और इसका 1/4 यानी 90 डिग्री। तो इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, यानी कि एक सेकंड, ये क्या है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसके साइड में जो दक्षिण में है इसको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा गया है और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा गया है। यानी कि एक सेकंड आप इसमें समझ लेना, ये विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर क्या है? ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव यानी, और इसके मध्य में जितने अक्षांश है ये उत्तरी अक्षांश है। इस विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो समांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, इनको क्या कहा गया है? दक्षिणी अक्षांश। और विषुवत वृत्त कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। इस प्रकार विषुवत वृत्त उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा गया है। यानी उन अक्षांश के साथ दक्षिणी दिशा और उत्तर दिशा बतानी भी जरूरी है। सामान्यतः इसे उत्तर दिशा को क्या कहते हैं? ऊ की तरह दर्शाते हैं और दक्षिण दिशा को द की तरह दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में क्या है? चंद्रपुर एवं ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजोंटो। ये जो जगह का नाम बताया गया है, महाराष्ट्र में कौन सी जगह है? चंद्रपुर। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटो। दोनों ही एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। अब इसके बारे में आप अच्छे से समझ लेना। लेकिन चंद्रपुर जो है वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में है, यानी जो ये विषुवत वृत्त है इसके उत्तर की तरफ है 20 डिग्री। और जो बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में है, ये दक्षिण में है 20 डिग्री। और ये क्या है? चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो चंद्रपुर इस तरफ है तो कहाँ पर स्थित है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। और जो बेलो होरिजोंटे है वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। जैसे कि चित्र में बताया गया है, हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अक्षांशों का आकार कैसे घटता है? ये जो विषुवत वृत्त है इससे दूर जाएंगे तो अक्षांशों का आकार ये देखो यहाँ पर छोटा हो गया, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के पास बिल्कुल छोटा हो गया ना, दक्षिणी ध्रुव के पास। वैसे ही इससे दूर जाएंगे ऊपर उत्तरी ध्रुव के पास तो यहाँ पर देखो कितना छोटा हो गया। अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री है। ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुव है जो 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। इनके अतिरिक्त भी और 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पर उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। अभी ये देखिए, ये विषुवत वृत्त है, कितने डिग्री है? 0 डिग्री। फिर उत्तर की तरफ कौन सी रेखा है? कर्क रेखा
23.5 डिग्री, और मकर रेखा यहाँ पर है कितने डिग्री होगी 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी इनके साथ में उत्तर और दक्षिण लगाना इतना ज़रूरी है। ये दिशा दर्शाने के लिए दक्षिण है, ये उत्तर की तरफ है। वैसे ही विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, यानी इससे ऊपर ये क्या होगा 66.5 उत्तरी ध्रुव वृत्त, और विषुवत वृत्त के 62.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री। पृथ्वी के ताप कटिबंध, आगे देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी जो पृथ्वी में है और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ पर ये सीधी रेखाएं पड़ती हैं, यानी सिर के ऊपर एकदम से सूर्य आता है, सूर्य की किरणें ऊपर पड़ती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद यहाँ पर कौन सा आ गया दक्षिणी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री वाला हमने बताया था अभी, उसके ऊपर जो है सिर के ऊपर नहीं आता सूर्य, ये जो देखो इधर इधर तिरछी जो है सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यानी सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ेंगी, इसकी वजह से प्रकाश फैल जाएगा और तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान कितना होता है शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, मध्यम रहता है वहाँ पर तापमान, क्योंकि जो सूर्य की किरण है देखिए ये प्रकाश दिखाया गया है कि फैल जाता है और इस वजह से मध्यम तापमान रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध उसको कहा जाता है। और जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है एकदम से पॉइंट के ऊपर उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल कम पहुँचती है लास्ट में, इसलिए वहाँ पर बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, यानी सूर्य की किरणें जो है यहाँ तक जो तिरछी आती हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाता है शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पर तो एकदम सी ही ना के बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर इसे शीत कटिबंध कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। देशांतर रेखाएं क्या है, अभी ये जो रेखाएं हैं ना ये दिखाई गई है, ये है हमारी देशांतर रेखाएं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके अतिरिक्त हमें और भी जानकारी चाहिए होगी किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए। प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप, अभी टोंगा द्वीप कहाँ पर है प्रशांत महासागर में, ये आप नोट कर लेना, और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। दोनों ही स्थान कहाँ पर है 20 डिग्री दक्षिण पर। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, यानी कि इन दोनों की स्थिति क्या है 20 डिग्री दक्षिण है। तो अब हमें पता करना होगा कि इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है पूर्व या पश्चिम की तरफ किस तरफ है, कितनी दूरी पर है। इनके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देशांतर रेखाओं की। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर या देशांतरीय रेखाएं कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और प्रत्येक मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। देशांतरों की रेखाएं जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ेगी तो इनकी दूरी घटती जाएगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर इनके मध्य में जो है दूरी एकदम समान है, और जो ये ध्रुवों की तरफ ये दूरी देखिए एकदम से घटती हुई, इनके बीच की दूरी कितनी कम हो जाती है और यह ध्रुवों के ऊपर आकर एकदम शून्य हो जाती है। इसी तरह से जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है, जैसे वहाँ ध्रुवों पर जो है शून्य हो जाती है उनकी दूरी, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। आगे देखिए अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई जो है समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। तब सभी देशों ने निश्चय किया था कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला यानी ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ पर है ग्रीनविच में, इससे गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, यानी ग्रीनविच को मध्य मानकर पूर्व और पश्चिम की तरफ गिनती शुरू की जाएगी। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर
कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर कौन सी है? ग्रीनविच। इसका मान है 0 डिग्री और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करेंगे। जिस तरह से ये मध्य की रेखा ग्रीनविच मान ली और इससे 80 डिग्री 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ की गणना करेंगे। पूरा सर्कल कितना हो गया? 360 डिग्री का। वैसे ही आगे देखिए, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। यानी ये वाली प्रमुख यामोत्तर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी भी स्थान के देशांतर के आगे जो है पूर्व के लिए अक्सर पू और पश्चिम के लिए अक्सर पै का उपयोग करते हैं। यानी ये पूर्व की तरफ और ये पश्चिम की तरफ की दिशाएं दिखाई गई हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये यहाँ पर ये जो है ये प्रमुख यामोत्तर हमारी ग्रीनविच वाली यहाँ से ये यहाँ पर है। यहाँ से जो है हम 180 डिग्री इधर जाएंगे और यहाँ पश्चिम की तरफ 180 डिग्री यहाँ पर जाएंगे, तो ये दोनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। ये एक रोचक बात है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये देखिए, ये देशांतरीय रेखाएं और ये हमारी अक्षांश रेखाएं। ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी होगी तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम धुबरी कहाँ पर है? 20 डिग्री उत्तर। यानी ये जो मध्य ये 0 डिग्री माना जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है प्रमुख यामोत्तर मेल खाती हैं। धुबरी कहाँ पर है? 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा से हम 26 डिग्री कहाँ जाएंगे? उत्तरी अक्षांश की तरफ, यानी यहाँ पर 26 डिग्री लगा लेंगे। उसके बाद में 90 डिग्री पूर्व में। अभी पूर्व किस तरफ है? इस तरफ में, तो यहाँ पर हम इस तरफ जा कर के 90 डिग्री लगा लेंगे और फिर इन दोनों के बीच के जो वो होगी, ये दोनों जहाँ पर आपस में मिलेंगी वहाँ पर क्या होगा? हमारा धुबरी। तो अक्षांश पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इस प्रकार से इसको समझाने के लिए क्या है? कागज़ की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर हमने समझा दिया। ये देखिए क्या होगा, ये मध्य रेखा है जो एक दूसरे को आपस में काटती हैं, अक्षांश देशांतर रेखाएं। यहाँ से उत्तर की तरफ कितने डिग्री है? धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ है। ये है हमारा दक्षिणी अक्षांश नीचे की तरफ। अब हमारा ये पूर्वी देशांतर और ये है पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर है 90 डिग्री। अब मान लो यहाँ पर है 90 डिग्री और तो हम इस लाइन को इस तरह से और फिर इसकी जो 26 डिग्री की वाली जो लाइन है इसको इस तरह से करके हम इन दोनों को मिला करके ये जो मेन पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलेंगी वहाँ पर धुबरी होगा। इस तरह से और ये हमारा मानक समय देखो ग्रीनविच। ग्रीनविच है जब हम पूर्व के जो समय टाइम देखेंगे वो होगा प्लस में, यानी ग्रीनविच पर जब 12 बजे हैं और वहाँ 1 घंटे बाद यानी जो है टाइम होगा जो भी जितने डिग्री पर भी पूर्व की तरफ तो वो होगा प्लस, और जो पश्चिम में होगा यानी पीछे वो होगा माइनस। और ये किस वजह से है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यानी पूर्व का समय हमेशा आगे होगा। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। ग्रहों की गति सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान कैसे है? सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पुराने टाइम में भी हम परछाई से ही समय का पता लगाते थे, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी ग्रीनविच के समय प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर क्या होगा? सभी स्थानों पर दोपहर होगी।
क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय के आगे यानी प्लस होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे यानी माइनस होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, यानी अपने अक्ष पर ही 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, एक दिन में, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। 1 डिग्री कितनी मिनट में घूमती है? 4 मिनट में। और 15 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट, यानी 1 घंटा। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, यानी जब 12 बजेंगे ग्रीनविच में, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा समय प्लस हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में 15 गुना 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 1 घंटा पश्चिम की ओर समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। अब ऐसे देखिए, ये ग्रीनविच है, अब इससे पूर्व में 15 डिग्री प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 15 डिग्री बराबर कितनी है? 60 मिनट, यानी 1 घंटे के बराबर। अभी 15 डिग्री पूर्व में पूछा, पूर्व में क्या होगा? प्लस होगा, और पश्चिम में माइनस होगा। तो यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो यहाँ पर 1 घंटे बाद क्या होगा? 1 बजेगा। यहाँ पर यानी माइनस होगा, यानी 12 में से 1 घटेंगे तो कितना होगा? 11, सुबह के 11 बजेंगे दोपहर के। लेकिन आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य में क्या होगी? रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जब आप देखते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, यानी हम एक स्थानीय समय मान लेते हैं, और वहीं जो है सभी का स्थानीय समय मानक समय माना जाता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में जो अलग अलग जो देशांतर रेखाएं हैं उनके स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना बहुत कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इसलिए आसानी के लिए जो है देश के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या मानते हैं? स्थानीय समय को मानक समय मानते हैं। जैसे इंडिया की ये रेखाएं हैं, ये मानक यामोत्तर है, इसी से हम अपना समय निर्धारित करते हैं। ये कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री। भारत में है 82.5 डिग्री को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, यानी पूरे इंडिया का। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जानते हैं। कबीर जो है, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है। कबीर नाम का एक लड़का है, भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। मित्र से क्या कहता है? कि वे आज रात में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच जो लंदन में है 2 बजे अपराह यानी दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के कितने बजे शुरू होगा? 7:30 बजे। और लंदन यानी जो ग्रीनविच है वहाँ पर कितने बजे? दोपहर 2 बजे होगा, तो देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय में क्या अंतर है? 5:30 का। भारत जो है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ये क्या है? 0 डिग्री इंग्लैंड यानी ग्रीनविच। इससे 82.5 डिग्री कितने होगा? 82.5 डिग्री क्या होगा? पूर्व में भारत। अब देखना, 15 डिग्री कितने के बराबर है? 60 के मिनट के, यानी 1 घंटे के बराबर हो गया। 15 और जो 1 डिग्री होगा वो 4 मिनट के बराबर होगा। अब देखना, 15 5 75, 15 गुना 5 कितना बचे? 75 हो गए। अब बच गए 7 82 के लिए। 82 से 75 गए तो कितने बचे? 7। अब 1 डिग्री में कितने हो गए? 4 मिनट। तो 7 डिग्री में कितने मिनट होंगे?
7 चौक 28 मिनट हो गए। अब बचेगी ये आधा। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो आधे डिग्री में कितने होंगे? 2 मिनट। 28 + 2 कितने मिनट हो गए? 30 मिनट। 5 घंटे ये और 30 मिनट ये। हमारा टाइम कितने घंटे जो है आगे होगा उससे? तो हमारा टाइम होगा 5.5 घंटे। 5 घंटे 30 मिनट। इंग्लैंड के बीच समय में अंतर। भारत ग्रीनविच के पूर्व यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है। यहाँ का समय जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ पर एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही अक्षांशीय वो मानक समय अपनाया गया है, क्योंकि ये जो लाइन है वो इंडिया से बाहर है और ये भी इंडिया से बाहर है, और इंडिया के मध्य से सिर्फ एक रेखा गुजरती है। कई लोगों का जो है अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होता है, जैसे एक रूस का है इस तरह से, तो देश उसके मध्य में कई रेखाएं आ जाती हैं, तो उन कई रेखाओं को भी जो है उनका मानक समय मान लिया जाता है। आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के इसने लिए क्या दिया है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए किसका उदाहरण दिया गया है? रूस का। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ये लाइन याद रखने ला कि रूस में कितने मानक समय अपनाए हैं? 11। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय देश क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को कितने क्षेत्रों में बांटा है? 24 समय क्षेत्र में। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये जो क्षेत्र है ये कितने क्षेत्र हैं? 24, और एक के मध्य कितनी दूरी है? 15 डिग्री की दूरी है। हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया। तो आज हमने पढ़ा अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाओं के बारे में। ये जो लाइनें हैं इनको हम बताते हैं हमारी अक्षांश रेखाएं, और ये जो सीधी लाइनें होती हैं इनको हम बताते हैं देशांतरीय रेखाएं। ये जो है 0 पॉइंट से शुरू होती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से, और इनके मध्य जो है ध्रुवों के पास आकर के इनकी दूरी जो है कम हो जाती है। यहाँ पर इनके बीच यहाँ की दूरी एक समान रहती है। अक्षांश जो होते हैं वो ध्रुवों के पास आकर छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये जो गोलाई पृथ्वी हमारी गोल होती है इस तरह से, ये जो यहाँ पर छोटा अक्षांश है, फिर उससे आगे बड़ा, उससे आगे बड़ा, और फिर ये जो है हमारी विषुवत वृत्त 0 डिग्री वाली यहाँ पर होगी 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ कौन सी होगी? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ कौन सी होगी? हमारी मकर रेखा। उसके ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो है ये दक्षिणी अक्षांश, और ये फिर 90 डिग्री दक्षिण की तरफ कौन सा होगा? दक्षिणी ध्रुव, और 90 डिग्री उत्तर की तरफ कौन सा होगा? उत्तरी ध्रुव। ये हमारी आज का चैप्टर था, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, मानक समय, इन सब के बारे में हमने आज किया। हमारी ज्योग्राफी की जो है फर्स्ट क्लास हमने पहले से ही डाली हुई है, आप एक बार उसको देख लेना, जिसकी वजह से हमें ग्रहों, उपग्रहों, उनकी स्थिति, और जो है उनके सबसे बड़ा ग्रह है, किस ग्रह का रंग कैसा है, किस ग्रह में गैस कैसी है, और इन सब के बारे में हमने पहले चैप्टर में कर लिया है। एक बार आप उसके ऊपर नज़र डाल लेना, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर वाला जो अक्षांश देशांतर वाला समझ में आएगा। और इस तरह से हम हमारी ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। शायद इसमें 8 या 9 चैप्टर होंगे जो हम धीरे धीरे कंप्लीट करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि हम इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाएं। और जो हमारी पॉलिटिकल की क्लास आज नहीं हो पाई, तो कल से हम पक्का ज्योग्राफी और पॉलिटिकल दोनों की क्लास मैं पहले से ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, तो आपको दोनों क्लासेज जो है टाइम पे मिल जाएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो है वीडियो देखने के लिए, कमेंट लाइक करने के लिए आप सभी का थैंक यू। मुझे सपोर्ट करने के लिए सबका थैंक यू दिल से। और आप अपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक, टाटा, बाय बाय।